और दर्शकों, आज मैं आपके सामने हूं नाविका कुमार। रोज सवाल पब्लिक का होता है, लेकिन आज जनगण का मन क्या कह रहा है ये हमें पता चल गया। कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। अब जो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, अमूमन उसमें कोई बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद तो नहीं है। मिठाइयां बंट चुकी हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में। डीके शिव कुमार बैठकर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कर्नाटका की सरकार। अगर एक सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है तो वो ये है कि सिद्धारमैया होंगे चीफ मिनिस्टर के डीके शिव कुमार होंगे, क्योंकि शिव कुमार जी ने मुझसे 2 दिन पहले एग्जिट पोल वाले दिन बात करते हुए कहा था मैं सन्यासी नहीं हूं, जिसका मतलब कि अब जो अगली कवायद शुरू होगी वो मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा। लोग कहते हैं कि पॉपुलर सीएम सिद्धारमैया हैं, उनके फेस और उनका नाम कर्नाटक में बहुत माना जाता है, लेकिन जिस तरह से वोट स्विंग्स हुए हैं, डीके शिव कुमार का भी पलड़ा बहुत भारी है। एक जरूरी जानकारी यह है कि 30 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फासला करीब 1000 वोटों का है। 30 ऐसी सीट, तो आप जान सकते हैं कि कितनी क्लोज फाइट रही ये कर्नाटक में। कई जगह 1000 से थोड़ा ज्यादा, कुछ सीटों पर 1000 से थोड़ा कम। ऐसी सीटें कौन कौन सी है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल यह भी है कि कर्नाटक के इस रिजल्ट के क्या मायने हैं। हम आपको ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। सवाल नंबर 1, कर्नाटक के रिजल्ट का 2024 पर कितना बड़ा असर होगा। सवाल नंबर 2, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का विपक्ष की एकता पर क्या असर पड़ेगा। सवाल नंबर 3 ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र समिति जैसी पार्टियों के लिए कांग्रेस की बड़ी जीत के क्या मायने हैं। सवाल नंबर 4, दक्षिण के जरिए 2024 में बड़ी जीत का सपना देख रही बीजेपी के लिए कर्नाटक का रिजल्ट कितना बड़ा धक्का है। ये सारे सवाल आज बहुत जरूरी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज कर्नाटक रिजल्ट को लेकर बताना चाहती हूं, और यही बात है कि 30 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में बहुत कांटे की टक्कर है, 1000 वोट के लगभग। इसके अलावा कांग्रेस ने सभी जीतने वाले विधायकों को बेंगलुरु बुलाया है। वो नहीं चाहते कोई भी विधायक अगवा हो जाए। ये बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। जीतने वाले कैंडिडेट्स के लिए चॉपर भी बुक कराए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सबको एक ईगल्टन रिजॉर्ट जो डीके शिव कुमार जी का ही है वहां पर रखा जाए, ताकि इधर से उधर, इस दल से उस दल का कोई भी केस सामने ना आए। तो आज शुरू करते हैं ये शो, और मैं आज अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कर दूं आप सबसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। राशिद आलवी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी राशिद आलवी जी, कर्नाटक में जीत हुई है, इसका श्रेय किसको जाएगा? डीके शिव कुमार को, कि सिद्धारमैया जी को, कि राहुल गांधी जी? जब कोई जीत होती है तो वो पूरी पार्टी को श्रेय जाता है, पार्टी की लीडरशिप को जाता है, राहुल गांधी की पदयात्रा को जाएगा। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, कर्नाटक में उनका बड़ा असर है। शिव कुमार जी हैं, सिद्धारमैया हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं। किसी एक आदमी को श्रेय नहीं दिया जा सकता। सारे लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, और इसका श्रेय निश्चित तौर से वर्कर से लेकर हाई कमांड तक सबको जाता है। सबने मेहनत की है, तो किसी एक को श्रेय देना बिल्कुल गलत होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय जाता है। पर सब तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, श्रेय देने का मतलब ये नहीं है कि जिसे श्रेय दिया जाए वही मुख्यमंत्री बनेगा। संविधान के मुताबिक चुने हुए एमएलएस, उनकी मेजॉरिटी जिसको लीडर मानेगी, हाईकमांड उसको मुख्यमंत्री बना देगी। अगर पहले से तय करना होता तो इलेक्शन से पहले तय कर देते,
कि फला आदमी हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नहीं है कि तानाशाही चलेगी, ऊपर से हुक्म आ गया चलिए फला आदमी बनेगा, 6 महीने के बाद आ गया इसे हटा दो, दूसरे को बना दो। ये कांग्रेस में नहीं होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इस वक्त हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको भी अपने दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवा दूं। स्मिता प्रकाश जी, एडिटर ANI की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयंतो घोषाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं। हिंदी की से थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन आज कर्नाटक की कहानी जरूर इनकी जुबानी हम हिंदी में सुनेंगे। तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं जो राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि ये जीत जो है ये DK शिव कुमार की भी है, सिद्धारमैया की भी है, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की भी है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में बीजेपी का जो डबल इंजन है वो थोड़ा सा ट्रबल इंजन में उसमें प्रॉब्लम आ गई है और कहीं ना कहीं ये बाजी कांग्रेस मार गई है? देखिए, राशिद अल्वी जी से जब आपने पूछा तो सबका नाम गिनाने लगे कि सबकी जीत है और ये जो कुछ भी है ये कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। तो मैं राशिद अल्वी साहब को कोट कर देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं बोला था प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के विमोचन के समय, मैडम सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तो ये मान्यवर आपके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों की, सर्वोच्च नेताओं के सामने की बयानी है। इसके बाद किसी प्रवक्ता या नेता के पास कुछ बोलने का स्कोप नहीं रह जाता और वही हालत आज कर्नाटक में दिख रहा है। ये जो आपने रिजॉर्ट की बात कही है ना नाविका जी, इसमें किसी से नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी समस्या है, क्योंकि डर है कि कुछ विधायकों को DK शिव कुमार प्रभाव में ले लें तो कुछ विधायकों को सिद्धारमैया प्रभाव में ले लें। इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि जो पार्टी का फंड है या धन है वो DK शिव कुमार जी के पास ज्यादा है, विधायक सिद्धारमैया जी के पास ज्यादा है। तो ये कांग्रेस की, और यह समस्या इनकी यहीं की नहीं है। याद करिए, राजस्थान में तो इनकी सरकार थी तो गहलोत जी ने अपनी सरकार रहते हुए, अपनी पुलिस रहते हुए विधायकों को विधायक निवास से उठा के होटल में शिफ्ट कर दिया था। तो इसलिए ये कांग्रेस का अंदरूनी भय, अंदरूनी समस्या है और इससे कांग्रेस सदैव ग्रसित रहती है। और इसीलिए मैं यह भी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीति की एकमात्र पार्टी है जो जनसंघ के जमाने से आज तक 72 साल में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, और कांग्रेस 135 साल में 1885 टू 2023, राशिद अल्वी साहब कोई 20 साल बता दें जब कांग्रेस का डिवीजन न हुआ। ये कांग्रेस की अंदरूनी समस्या है। उसके लिए आप भाजपा को दोष दें और कांग्रेस के अंदर का चित्र बदलने का प्रयास करें तो वह युक्ति संगत नहीं लगता है। जब आप प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप से जीतते हुए दिख रहे हैं तब भी आपके अंदर यह समस्या नजर आ रही है, तो समझिए जिस पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है वो जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं राशिद अल्वी जी आपको पूछना चाहती हूं सीधे तरीके से, क्या जो कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये सही है कि आप अपने विधायक आपस में DK शिव कुमार और सिद्धारमैया से बचा रहे हैं इसलिए रिजॉर्ट जा रहे हैं? देखिए, जो पार्टी के MLAs जीतेंगे उनकी मीटिंग बेंगलोर के अंदर होगी, इसलिए मीटिंग के लिए सारे MLAs को बुलाना जरूरी है। और मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं, आज इस बात पे क्यों बहस कर रहे हैं? आपके कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? आप तो ये बताइए कि इस हार की जिम्मेदारी आप किसे दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो हर नेता बोलता था बजरंग बली का आशीर्वाद है प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक, आप तो ये बताइए ये हार प्रधानमंत्री की है, कर्नाटक बीजेपी की है या सेंटर बीजेपी की है? किसने हराया है आपको? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। आपके मुद्दों ने हराया। देवी देवताओं ने हरा दिया, आपका कहना है देवी देवताओं ने हरा दिया? राशिद अल्वी जी, भगवान होते, वोटर्स भगवान होते, क्या गलत है इसमें? मेरा कहना है देवी देवता ऐसे लोगों का साथ नहीं देते
जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का साथ नहीं देते कि जो बजरंग दल को बजरंग बली बताने लगे। और मैं सुधांशु जी से कहूंगा, ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं बीजेपी में कम से कम। 2018 में अमेरिका के CIA ने कहा था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने उनके खिलाफ कुछ बोला है? तो आपको आपने CIA उनके पे एम्बेसडर विश्वास को बुला है? के शिकायत की? आपको आपने? CIA पर आपने विश्वास नहीं है की तो अशोक गहलोत पे भी होगा, क्योंकि मुझे उन्होंने विश्वास कहा था नहीं कि है। सचिन पायलट राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन इतिहास का ये पन्ना, ये तो बीजेपी के लोग जवाब दें। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब क्यों नहीं दीजिए। बोला? हमें उनसे क्या वास्ता है? देखिए राशिद अल्वी साहब, अब फिर जो राशिद अल्वी साहब ने बोला मैं कह देना चाहता, इन्होंने तो पता नहीं किस CIA की रिपोर्ट की बात कही 2018 में, मैं तो कोट करके कह रहा हूं। CIA के ऑफिसर की एक बुक है इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, उसमें जाके पढ़ लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या में किसका हाथ था। और KGB की फॉर्मर चीफ है येवेग्लेना एल्बर्टस, उनकी किताब है स्टेट विद इन स्टेट, उसमें पढ़ लीजिए कि सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था। अब भाई इनकी बाहर की बातों पे आप आ जाए, क्योंकि आप बाहर पे यकीन बहुत करते हैं ना, हिंडनबर्ग से लेके BBC तक, तो अब बाहर की बातों पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए मेरे विचार से उसे छोड़ें और हम देश के अंदर रहें और कर्नाटक के ऊपर रहें। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी जब आपसे पूछा गया जो आपकी संभावित जीत दिख रही है, तो आपने कहा इसके तो बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं भी कह रहा हूं एक बार न्यूमेरिक डिटर्मिनेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बैठ के विचार करेंगे कि अगर अनुकूल हमारे परिणाम नहीं आए तो उसके क्या क्या रीजन रहे। हाँ, पर बजरंग बली की बात, जो बजरंग दल की बात आपने कही, तो यह विषय आप लाए थे, हम नहीं लाए। और हमारे लिए बजरंग बली का विषय या बजरंग दल का विषय चुनावी हार जीत का नहीं है। मैं दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं, बजरंग दल की स्थापना 1985 में हुई, जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। इसलिए हमारे लिए विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं, ये हमारे कोर इशू हैं 70 सालों से। चुनाव जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और इस मुद्दे पे अलग भी हो गए, इसलिए ये हमारे, हाँ अंतर आपके आया है। देखिए DK शिव कुमार जी ने कहा कि मैं इतने मंदिर बनवाऊंगा हनुमान जी के, तो ये आपके खड़गे जी बजरंग बली की जय बोलने लगे। अरे कितना परिवर्तन भारत की राजनीति में आया है। आपने देखा बंगाल के चुनाव के समय ममता जी ने चंडी पाठ किया चुनावी मंच से, उत्तर प्रदेश चुनाव के समय प्रियंका जी ने देवी स्तुति की चुनावी मंच से, उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश को सपने में भगवान दिख गए, गुजरात के चुनाव में केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए, और यहां पर आकर DK शिव कुमार को हनुमान दिख गए। मान्यवर, ये भारत की राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट है जो हम लाने में सफल हुए हैं। चुनावी हार जीत चलती रहती है, पर जिसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं कि राजनीति भारत के भारतीयता के मूल्यों पर होनी चाहिए, चाहे विवशता में ही सही। हमारे यहां कहा गया, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। इसलिए चाहे आपने रीज के बजाय या खींच के भजा, परंतु मैं कहूंगा भारत की उस भारतीयता की तरफ आने में विवश हुए। यह एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है पिछले कई दशकों से, जो उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में लाने में सफल हुई। बिल्कुल। और अब जय श्री राम का नारा वो बैटल क्राई होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले हफ्तों में देखने की बात होगी। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब्बास हैदर, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर लगानी श्रीनिवास BRS के लीडर हैं। मैं पहले अब्बास हैदर से पूछना चाहती हूं, वहां तस्वीरें आ रही हैं, DK शिव कुमार पहली तस्वीर अपने घर की बैल्कनी में आए और जनता को उन्होंने नमस्कार किया और वेव किया। लगभग DK शिव कुमार कम से कम इमेजरी में आकर दर्शकों को और लोगों को, सपोर्टर्स को जो चेहरा दिखा रहे हैं, इससे पोल पोजीशन, मुख्यमंत्री की पोजीशनिंग में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते। और 2 दिन पहले मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सन्यासी तो नहीं हूं, और सन्यासी जो ना हो तो वो सत्ता के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन मेरा सवाल अब्बास हैदर से है। अब्बास हैदर, अगर देखा जाए जो महापौर के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहां तो बीजेपी ही बीजेपी, योगी ही योगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या योगी जी की जो जीत है इसमें भी आपको 2024 का कोई संदेश दिख रहा है? और ये जीत उस वक्त है जब
उत्तर प्रदेश में कई तरह के प्रहार किए गए उन पर, खास करके माफिया को लेकर, अतीक अहमद को लेकर। तो अब्बास हैदर, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या राय है और 2024 में क्या होने वाला है? देखिए नाविका जी, जहां तक उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का सवाल है तो अभी शुरुआती रुझान है, और मुझे लगता है अगर आप नगर पंचायतों और नगर निकायों के नतीजे देखें तो इससे उलट वहां पे समाजवादी पार्टी की अच्छी बढ़त देती हुई नजर आ रही है। और जहां तक आपने माफियाओं की बात करी तो ये वो निकाय चुनाव है जिसके पहले चरण में आप देखेंगे कि समाजवादी के जो फिरोजाबाद के प्रत्याशी थे उनके बेटे को गोली मारी गई। जो दूसरा चरण था कानपुर के एक निर्दलीय प्रत्याशी, उनके पति को गोली मारी गई। ये स्थिति है कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने बजाय इसके कि सरकार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाती, सरकार ने वोटिंग परसेंटेज को ऑल टाइम लो किया है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में 35% तक प्रथम चरण में मतदान हुए हैं, जो बहुत ही कम है मुझे लगता है। और इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया है, जो मुझे लगता है आने वाले 1-2 घंटे में स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी नाविका जी, और समाजवादी पार्टी की अच्छी बढ़त के साथ सामने आएगी। और यहाँ पे अगर आप नतीजों की बात करें तो जो स्वर्ग द्वार वार्ड है अयोध्या का, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव करते थे, वहां भी समाजवादी पार्टी ने विजय पताका। चलिए, आप जिस तरीके से भी नंबर को देख लेंगे, नंबर हमारे स्क्रीन पर लगे हुए हैं, और मेयर चुनाव में तो क्लीन स्वीप है बीजेपी का, महापौर में भी बीजेपी और आप में आधे का अंतर है। तो आपको कहां सूरज की किरणें दिख रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्टर लगानी श्रीनिवास बीआरएस से हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं। लगानी साहब, अब जिस तरह का कांग्रेस का एक बार फिर रेसरेक्शन हुआ है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम आचार्य जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर लगानी, अब ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके लिए कांग्रेस की ये जो कर्नाटक की विक्ट्री है, ये क्या मैसेज देती है? ऑपोजिशन की जो एकता है, इससे ये बढ़ेगी या बुखार बढ़ेगा ऑपोजिशन की और विपक्ष की पार्टियों के बीच का? नमस्कार नाविका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये शो में लेने के लिए। पहले मैं सब लोगों को ये माध्यम से एक बात जरूर एक्चुअली पहुंचाना चाहता हूं। अभी देखो, सत्ता में जो भी है वो लोग डिवाइसिव पॉलिटिक्स या सत्ता के आने के लिए जो भी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आम आदमी जो है, आम जनता जो है, वो एक मिनट रोकूंगी। बोमाई जी की पहली रिएक्शन आ रही है, सुनिए। Not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो बिल्कुल बोमाई जी ने कह दिया कि उन्होंने कंसीड कर दिया कि वो उनकी पार्टी हार चुकी है और अब वो एनालाइज करेंगे। जी लगानी जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअली सत्ता में जो भी पार्टी बैठा है, आम आदमी को लोग क्या करे? तो सत्ता में जो भी बैठे हुए हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स का टाइम तो खत्म हो गया। अभी हर एक आदमी भारत में क्या देख रहा है बोले तो उसका फैमिली के लिए क्या दिया है, सत्ता में आने वाला क्या वृद्धि दिया है, क्या डेवलपमेंट दिया है, उसका फैमिली को कितना जॉब्स मिला है, कितना एग्रीकल्चर से कितना वो इनकम मिला है। बिल्कुल, गवर्नेंस पे ये वोट है, मैं मानती हूं, लेकिन कांग्रेस जीतने से आप कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या? 2024 में रीजनल पार्टीज जो हैं कांग्रेस के सपोर्ट से एक यूनाइटेड ऑपोजिशन बनाएगी, हाँ या ना? क्योंकि कांग्रेस अब बड़ी पार्टी है। अब देखिए, बीआरएस पार्टी का एक अलग झंडा है। वो एक्चुअली बीआरएस पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री साहब एवरी टाइम ये बात बोल रहे हैं। आप देखिए, एक ही पार्ट में बोलता हूँ, 70,000 टीएमसी का वाटर जो है इंडिया में आज अवेलेबल है, लेकिन उसमें खाली 40,000 का टीएमसी पानी ही हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो पानी का मामला है, ये जो एग्रीकल्चर का मामला है, ये मुद्दा उठा के हम लोग इलेक्शन में जाएंगे। जो कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे? आप ये बता दीजिए ना। सेंट्रल वो पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेगी, वो हमारा मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब डिसाइड करेंगे। चलिए, कोई पोजीशन नहीं। बट डॉक्टर आनंद रंगनाथन, इस चुनाव में बिग पिक्चर में आप क्या समझते हैं? 2023 के जो चुनावी रिजल्ट हैं, इनका
क्या इम्पैक्ट होगा 2024? नाविका जी धन्यवाद। दो तीन चीज़ें मुझे कहनी है। एक तो ये कि अगर आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कांग्रेस को, ये बहुत ही इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त जीत है, मैं इसको कहूँगा। ये मैंडेट है कांग्रेस के लिए। जहाँ पे कांग्रेस थी वह एग्जैक्टली वहीं पे बीजेपी आ गई है, और जहाँ पे बीजेपी थी कांग्रेस ने उससे थोड़ा बेटर किया है। तो डेफिनेटली ये दिस इज़ अगेंस्ट द बीजेपी। लेकिन असमंजस आप ये देखिए कि जो वोट शेयर है अभी तक जो वोट शेयर है वो बीजेपी का कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा है या एग्जैक्टली सेम रहा है, लेकिन कांग्रेस का 5 to 6% उसमें इंप्रूवमेंट आया है। तो ये आपको ये दिखाता है कि ये वोट शेयर का डेटा है, इसमें बीजेपी लगभग सेम वोट शेयर पर है। जी, तो अब इसको क्या एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे? अगर नॉर्मली एंटी इनकम्बेंसी तब कहते हैं जब वोट शेयर में बहुत बड़ा घटाव आता है, लेकिन यहां पे वोट शेयर एग्जैक्टली सेम है। सीट्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वो अलग बात है। लेकिन ये आपको ये दिखा रहा है कि जेडीएस का और औरों का वोट शेयर जो है वो शिफ्ट कर गया है कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बरकरार रहा है। इसमें मुझे दो चीजें कहनी है, क्योंकि इससे अगर बीजेपी ने लेसन नहीं लिया तो फिर आने वाले बाकी सारे इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा। इसमें बीजेपी को और सुधांशु जी जो कि बहुत ही हम्बल हैं और मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें दो मुद्दे हैं। एक, नॉर्मली इलेक्शन में मुद्दा क्या बनता है? महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पे कर्नाटका का महंगाई 2 परसेंटेज पॉइंट्स नेशनल एवरेज से कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट 5 परसेंटेज पॉइंट नेशनल एवरेज से कम थी। तो ये इश्यूज नहीं थे। तो फिर इश्यूज क्या थे? इश्यूज था करप्शन। उसमें सुधांशु जी इस बात से हट नहीं सकते कि इतना मैसिव करप्शन था, क्योंकि बहुत सारे आपने और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपनी पार्टी में ले लिए, नंबर 1, और दूसरा जो करप्ट लोग थे उनको आपने पनिश नहीं किया, वो तो अलग बात है, उनको आप प्रोमिनेंस में ले आए। तो ये लोगों ने देखा है, इसीलिए आप 115 117 से 68 पे आ गए हैं। ये अगर आप आगे जाते हुए इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप, सुधांशु जी जैसे आप कह रहे हैं बाकी सारी पार्टियां अब प्रो हिंदू बन गई हैं, ये तो आपके एक्सपेंस पे बनी है। अगर आप आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अब मंदिर जाने लगी है तो आप हार रहे हैं हिंदू वोट, क्योंकि आपने हिंदूज के लिए वो जो 7-8 इश्यूज है उन पे कुछ नहीं किया, और पार्टियां ने करना शुरू कर दिया है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं नाविका जी जिस पे बीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, लेकिन शिफ्ट ये भी हुआ है कि जो हिंदू वोट शेयर है वो अब कांग्रेस की तरफ जाने लगा है, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी को कर्नाटक में नोटा से कम, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी को नोटा से कम वोट मिले हैं। तो अब कंसोलिडेटेड कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अगर फाइट होने वाली है तो आप कांग्रेस से अब राम और बजरंगबली दोनों शेयर करेंगे? देखिए, जो आनंद रंगनाथन जी ने कहा, हमने कहा कि जब चुनाव परिणाम आने के बाद विधिवत विश्लेषण होगा और तब एक नहीं कई कारण आएंगे, उन सारे कारणों का विवेचना के बाद हम लोग तय करेंगे। जैसा बोम्मई जी ने भी कहा कि फिर हम उसके अनुरूप जो रणनीति में परिवर्तन करना होगा करेंगे। परंतु जो आपने कहा कि भाई ये जैसे आम आदमी पार्टी जो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसका वोट इतना कम है, ओवैसी का वोट कम है, तो अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ओवैसी को वोट हिंदुओं का मिल रहा था और वो शेयर कांग्रेस ले गई है, तो ये भी अभी विश्लेषण में आएगा कि कौन सा वोट कांग्रेस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है और फिर हम उस चीज को किस प्रकार से काउंटर कर सकते हैं। परंतु हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इन सारी चीजों के मद्देनजर जो भी परिवर्तन करना होगा हम रणनीति में करेंगे। पर यह भी आप देखिए, जैसे आज उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया है तो कोई भूल के भी नहीं कह रहा है कि ये गांधी परिवार का प्रांत है, कोई नहीं कह रहा जी ये सोनिया गांधी जी का प्रांत है, जहां कांग्रेस 0-0 पे आ गई है। इसलिए पूरे भारत पे यदि हम दृष्टि डालेंगे, और हमारे लिए हिंदुत्व का विषय राजनीति का विषय नहीं है, अगर वो लोग इन विषयों को मान रहे हैं तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम तो राजनीति की मुख्य धारा में लाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या जिसे आप हिंदुत्व कहते हैं उसको स्थापित करना चाहते थे, और वह हम करने में सफल हो रहे हैं। हमारे लिए विकास, एक बार फिर करो, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ऑब्लिक हिंदुत्व, ये हमारे कोर इशू हैं। इसमें हम 70 साल से इस पे कांस्टेंट हैं। हम इररिलेवेंट से रिलेवेंट से इंपॉर्टेंट से रूलिंग पार्टी तक की यात्रा में हमने इन तीनों विषयों के ऊपर एक स्टैंड अपना बना के रखा है। हाँ,
यहां पर क्या स्थानीय कारण थे? अगर राज्य सरकार या स्थानीय कैंडिडेट्स को लेकर क्या था, उन सारी चीजों पे जो जो सुधार करने की आवश्यकता होगी, उन विषयों के ऊपर हम सुधार करेंगे। सुधार तो होगा, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो आपने 103 नए खिलाड़ी उतारे थे मैदान में, वो लगभग 16-17 जीते हैं, बाकी सब हार गए हैं। गुजरात में ऐसा नहीं हुआ था। तो आचार्य जी मेरा सवाल आपसे है कि एक सच्चाई ये भी है 2024 के लिए, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में जो कर्नाटका जीतता है वो दिल्ली नहीं जीत पाता, और ये पिछले कुछ चुनावों का ये रिकॉर्ड है। आप जब जीतते हैं कर्नाटका तो आप दिल्ली हार जाते हैं। तो क्या ये लोकसभा में हार की तैयारी और कर्नाटक में जीत की तैयारी का बिगुल बज गया है कांग्रेस पार्टी के लिए? कोई कोइंसिडेंस है या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई दम है थियोरी में? देखिए नाविका जी, परिवर्तन संसार का नियम है और ये होता रहना चाहिए, वरना एक जगह अगर कहीं कुछ भी ठहर जाता तो वो खराबी पैदा करता है। पानी भी बहता रहना चाहिए। पानी एक जगह ठहर जाता है तो वो भी सड़ जाता है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो सत्ता भी बदलती रहनी चाहिए। और कर्नाटक की जनता को बधाई, और कर्नाटक के तमाम हमारे स्थानीय नेताओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई, और प्रियंका गांधी जी के उस संकल्प को बधाई, और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जी जैसे हमारे स्थानीय नेता जो राज्यों के बड़े चेहरे थे उनको बधाई, और खड़गे जी क्योंकि कर्नाटक से बहुत नज़दीकी उनका रिश्ता है, उनका बर्थ प्लेस है और बहुत बड़े नेता हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों बाद कर्नाटक का कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, इस फैसले को बधाई। और सुधांशु जी को सबसे ज़्यादा बधाई कि ये जीत जो है ये बजरंग बली की जीत है, कि बजरंग बली की जय, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। तो मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी, बजरंग बली को उनके नाम पर जो राजनीति हुई वो पसंद नहीं आई। बजरंग बली वहाँ है जहाँ सत्य है, बजरंग बली वहाँ है जहाँ धर्म है, बजरंग बली वहाँ है जो कमज़ोर के साथी हैं, निर्बल के बलराम। बजरंग बली ने देखा कि भाई कांग्रेस पे बहुत हमला हो रहा है और बजरंग बली के नाम का दुरुपयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है सुधांशु जी, अब आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाविका जी मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता आने से आदमी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं को उन्होंने ऐसा मान लिया था कि अब हम इस देश पे हमेशा राज करेंगे और कर्नाटक भी जीतेंगे, का दोबारा जीतेंगे, हम जो कह रहे हैं वो होगा। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है आचार्य जी, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, आपने खड़गे जी का नाम लिया, सिद्धारमैया का नाम लिया, डीके शिव कुमार का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, आपने राहुल गांधी का कोई नाम नहीं लिया। सुधांशु जी, इसमें भी कोई स्टोरी है? मैं पत्रकार हूँ, स्टोरी ढूंढती रहती हूँ, इसमें कोई स्टोरी नजर आ रही है आपको सुधांशु जी? नाविका जी, इसका 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सुधांशु जी 10 सेकंड अभी मुझे दे दीजिएगा प्लीज। नाविका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि सवाल मुझसे है और बड़ा सवाल है आपका नाविका जी, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मैंने पहली बात में तो ये कहा कि सुधांशु जी, सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके कुछ नेताओं की भाषा से, उनके बयानों से ये दिखता था कि आप सत्ता के अहंकार में चूर हो चुके हैं, इसलिए जनता ने आपको ये सबक सिखाया है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की बात आपने की। नाविका जी, राहुल जी सत्ता आने, सत्ता के मोह से बहुत ऊपर हो चुके हैं, वो इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं। वह एक तपस्वी के रूप में है, और जब तपस्वी होता है ना व्यक्ति, तो वो उसका मूड देखा जाता है, उसकी भूमिका नहीं होती है। राहुल जी एक तपस्वी हैं और सत्ता का उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ और सत्ता जाने का उन्हें कभी मलाल नहीं हुआ। राहुल जी अब इस मूड में रहते हैं, चुके हैं। सुधांशु जी, राहुल जी सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तो अब जो है वो सत्ता में आने की बधाई आप प्रियंका जी को दे दीजिए, और आचार्य जी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप
जो पंक्तियों के बीच की जगह में जो पिक्चर आ रही है उसको देख लीजिए। देखिए नाविका जी, इन्होंने कहा कि सब ऊपर उठ चुके हैं। अब आपने 2024 की बात कही ना, तो जानते हैं 2024 के ऊपर क्या संभावना इन चुनावों पे पड़ा है। ये जो कर्नाटक का यदि जनादेश वही आता है जो इस समय तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जानते हैं किसके अरमानों पर बिजली गिरने वाली है। वो नीतीश कुमार जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया घूम रहे थे, वो बीआरएस वाले के चंद्रशेखर राव, वो ममता जी, वो केजरीवाल जी। अब ये दर्शक सोचें कि हनुमान जी की गदा हम पे पड़ी है या उन पे पड़ी है। वो जो लोग ये कह रहे थे कि हम साहब नेता बनने जा रहे हैं, अब कांग्रेस कुछ नहीं, अब तो विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है। मैं तो ये कहूंगा आचार्य जी, ये शरद पवार जी से, नीतीश कुमार जी से, ममता जी से, केजरीवाल जी से, केसीआर तक के लोगों के ऊपर जो हुआ है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो भाजपा की इस दिखती हुई हार की खुशी मनाएं या अपने सामने खड़े होते हुए संकट का गम मनाएं। मतलब उनके लिए तो मुझे एक पंक्ति याद आती है नाविका जी, जो इन विपक्षी नेताओं, जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, उनके लिए होती है कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। अब वो समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें वो खुशी मनाए क्या ये गम मनाए। तो 24 के लिए सही कह रहे हैं आप सुधांशु त्रिवेदी जी, लगता है विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल। मैं स्मिता प्रकाश जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बीजेपी के लिए तो पता नहीं मुहर्रम है कि ईद, मुझे नहीं पता, दिवाली है कि कुछ और मनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी हमेशा चाहती थी कि उसके सामने का जो कंटेस्टिंग फैक्टर हो वो राहुल गांधी के रूप में रहे तो उनके लिए बेहतर है। तो क्या अब कर्नाटक तो जीत लिया, लेकिन 2024 के लिए देश की जनता ने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया, और इसमें जो पिक्चर सामने आएगी वो शायद देश जानता है। देखिए, कांग्रेस के लिए ना, बीजेपी के लिए काफी सारी रणनीतियां होती हैं। कांग्रेस मुक्त भारत जरूर चाहती है बीजेपी, लेकिन दूसरी तरफ जब रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हो जाती हैं तो फिर वो सोचती हैं नहीं कांग्रेस ही ठीक है विद राहुल गांधी इन द लीड। तो ये कांग्रेस के जीत के बाद, कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद ये जरूर बात फैल रही है कि अगर कांग्रेस जब ऊपर उठी है कर्नाटका में, उसका मतलब है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनके वोट खा गई है। हाँ, तो जेडीएस की वोट खा गई है। तो अगर तेलंगाना में अब इलेक्शंस होने वाले हैं, झारखंड और राजस्थान में कोई रीजनल पार्टी नहीं है, तो इन दो राज्यों में रीजनल पार्टीज का मसला नहीं उठता। लेकिन तेलंगाना में जब चुनाव होंगे तो जरूर बीआरएस इससे घबराएगी कि अगर कांग्रेस उतर आती है वहां पर और अगर उसी रणनीति के अगर इस्तेमाल करती है जो कर्नाटका में किया है, तो क्या उनके वोट्स वो खा जाएगी। तो जरूर तेलंगाना में ये बात उठेगी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड इन जगहों में नहीं उठेगी। दूसरी, जब आनंद कह रहे थे कि मुद्दा क्या होता है इलेक्शंस में, विधानसभा इलेक्शंस में, क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, हर राज्य में जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। आप पहले रोटी कपड़ा मकान अगर देख लेंगे, उसके बाद बिजली सड़क कपड़ा मकान उत्तर प्रदेश बिहार में जरूरी हो सकता है, उसके बाद बिजली सड़क पानी आ गया था। कर्नाटक में लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है, तो इसीलिए रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी से ऊपर उठ चुकी है कर्नाटका की जो जनता है। इसलिए वहां पर जो चुनावी मुद्दे हैं वो बिल्कुल ही अलग थे। तो आप हर राज्य में, इट हैज टू बी अ डायनामिक थिंग, कि हर राज्य में आप अलग मैसेजिंग लेके जाएंगे और मैसेजिंग पहले तय होना चाहिए। लेकिन कर्नाटका में बीजेपी की जो मैसेजिंग थी थोड़ी कंफ्यूज थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। आई थिंक दिसंबर के बाद ही उन्होंने सोचा कि हाँ, हम ओल्ड मैसूरू रीजन में जेडीएस की वोट कट रहे हैं, हम जाके वहां पे चले जाएंगे। लेकिन वहां पे ना तो उनके पास लीडरशिप थी और ना ही कोई उनके मुद्दे थे। स्ट्रॉन्ग लीडर ना होना एक बड़ा कारण होता है। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी, अब सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव को लेकर अगर होगा तो उसमें यह होगा कि क्या आपके साथ रीजनल दल आएंगे या नहीं। इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, यानी कि ये जो यूनाइटेड ऑपोजिशन, यूनाइटेड विपक्ष का एक जो सपना नीतीश कुमार जी, जैसे सुधांशु जी ने कहा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, इसका क्या होगा।
क्योंकि लोग अब आपको शक की नजर से देखेंगे। बीआरएस नहीं आएगी, ममता बनर्जी पहले नहीं आ रही थी, अखिलेश जी कन्नी काट रहे थे, अब क्या आपके पास बिल्कुल भी आएंगे? तो आप अकेले हरा पाएंगे मोदी को? नाविका जी, सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नरेंद्र मोदी जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे 2024 में। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी अलायंस में है। ये नहीं कि इंडिया अलायंस खत्म हो गया। ये बात ठीक है, राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते मैं अकेला सब पे भारी, और अपने ही जो पीछे सांसद बैठे उन्हें वो नकार देते, लेकिन वो एनडीए के अलायंस में है। पहली बात। दूसरी बात जो है, यूपीए मजबूत हो रहा है और भी मजबूत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो अलायंस, जो छोटे छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, वो जानते हैं कि भाजपा किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है, उनको खत्म कर देता है। चाहे फिर अकाली दल हो, वो फिर शिवसेना हो, वो बाकी पार्टियां आंध्र प्रदेश के अंदर किस तरह से उनको, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, किस तरह से उन पर हावी पड़ता है। तीसरी चीज, इस चुनाव से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डॉक्टर के सुधाकर जी जो हार रहे चुनाव और हार चुके इस वक्त, इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को लीड किया था रिबेल्स 2019 में। आज जनता ने उनको हरा दिया है। जो रिबेल्स गए थे वो अधिकतर हार रहे। जनता ने ये दिखा दिया है कि आप जिस दल पर चुने जाते हो, और जिनको भाजपा ने लिया था वो भी आज हार रहे। तो जनता ने आज एक दिखा दिया है। शेट्टार को क्या हुआ? बिल्कुल, कांग्रेस हार रहा है ना, तो शेट्टार कांग्रेस में हार गए। बैंड बाजा बारात लेकर आए थे, उसको लेकर गए थे। तो नाविका जी, यही तो मेरे पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि जनता सबसे ज्यादा जानती है। हम जनता को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना करें। जनता ही देवी देवता है, यही भगवान है। इसके सामने शरद पवार हटके उन्होंने पार्टी बनाई, ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई, कांग्रेस से हटके बनाई ना। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल केसेस। नहीं, अगर आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक मिनट आचार्य जी, सवाल और पार्टी सरकार गिराने में अंतर है ना। चलिए, आपने हटकर एक और सरकार बनाई थी और आज आप देश को बिल्कुल सन्यासियों की तरह इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। जो आपने महाराष्ट्र में किया था वो भी जनता को याद है। तो आप अपने आप को अभी सन्यासी मत समझें। लेकिन कर्नाटक के अलावा एक दूसरे चुनाव की चर्चा भी हो रही है, और इस चर्चा में ये आपको बता दूं आचार्य जी कि बीजेपी और योगी के आगे कोई टिक नहीं पाया, कोई भी टिक नहीं पाया। ये भी तो एक मैसेजिंग है। निकाय चुनाव में जो हुआ है ये भी एक मैसेजिंग है। और यूं तो मेयर और नगर पालिका के चुनाव हैं, लेकिन ये चुनाव इसलिए बड़ा है कि 2024 से पहले 4 करोड़ यूपी के वोटर्स अपनी मनपसंद बात कर रहे हैं यहां पर। तो आचार्य जी, इसका भी मैसेज फिर पढ़ना चाहिए। अगर हम एरोगेंट नहीं हो तो पढ़ना चाहिए। देखिए नाविका जी, एक बात तो ये साफ है कि कर्नाटक का जो चुनाव है, कर्नाटक में जो जीत है, अगर हम लोग ये कहना शुरू कर दें कि 2024 में हमने मोदी को हम एकदम हरा लेंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्योंकि जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्य के मुद्दे भी उसमें काफ़ी हद तक प्रभावशाली रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब राष्ट्र का चुनाव होता है तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, वोटर की मनोदशा दूसरी होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं नाविका जी। पहला ये कि हमने उत्तर भारत के अंदर पहाड़ की स्टेट जो 98% हिंदू स्टेट है, हिमाचल, वो हमने छीनी बीजेपी से, और अब हमने दक्षिण की स्टेट को बीजेपी से छीना है। तो जो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था उसका मनोबल, कांग्रेस का जो हौसला है जो कमज़ोर हो रहा था वो बढ़ेगा, और निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अब देश की जनता जब 2024 का चुनाव, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें कि इसका इम्पैक्ट 2024 पर क्या पड़ेगा, तो मैं नाविका जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होगा। क्योंकि देश की जनता या तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देगी या फिर मोदी जी के हटाने के लिए वोट देगी। बीच में ये जितने भी नाम चल रहे हैं, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, मुझे लगता है कि इनको बहुत बड़ा झटका कर्नाटक की जीत के बाद लगेगा। जहाँ तक सवाल है नीतीश जी का, जहाँ तक सवाल है केसीआर का, जहाँ तक सवाल है और क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं का, नाविका जी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ विनम्रता के साथ, ये लोग अपने अपने राज्यों में बहुत बड़े नेता हैं। इनकी पार्टियाँ जो हैं इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहती हैं, लेकिन इनके साथ एक समस्या है। कोई नेता एक राज्य में प्रभावशाली है,
कोई नेता एक राज्य में प्रभावशाली है लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनकी किसकी क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं आचार्य जी, यहाँ स्पेसिफिक्स की बात करें तो आप किसकी क्रेडिबिलिटी पे? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे, ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी पे, केसीआर की क्रेडिबिलिटी पे, किस पे सवालिया निशान? चीफ मिनिस्टर हैं, राहुल गांधी क्या है? नहीं, सिर्फ एमपी हैं। प्रियंका जी तो एमपी भी नहीं है। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। मेरी बात अगर पूरी नहीं होगी तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। मेरी बात अगर पूरी नहीं होगी तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। उसका जो मेरा कहने का तात्पर्य है उसको गलत ढंग से लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ममता जी वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के भविष्य को लेकर के वोट देती है। और ममता जी कभी बंगाल से बाहर उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना कभी भी उन्होंने प्रचार प्रसार भी नहीं किया है। ऐसे ही केसीआर हैं, ऐसे ही जगन रेड्डी हैं, ऐसे ही नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के साथ में एक प्रॉब्लम और है कि वो कितनी बार मोदी जी के साथ रह चुके हैं। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे व्यक्ति और नेता के ऊपर कैसे विश्वास करेगी जो मोदी को हराना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस वर्सेस मोदी होगा, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो लोग नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं उन्हें कांग्रेस के साथ आना चाहिए और आना पड़ेगा। मैं जयंतो जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बंगाल इतने नजदीक से देखा है, क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी से छोटी लीडर है? बिल्कुल नहीं। और आचार्य जी जो बोल रहे हैं, मेरा विनम्रता के साथ मेरा ये सवाल है, क्या कर्नाटक में विजय प्राप्त होने के बाद प्रतिपक्ष दिल्ली में 2024 के पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल में जो अलायंस है और डेली ममता बनर्जी के खिलाफ जो अधीर चौधरी स्टेटमेंट करते हैं, क्या वो सोचेंगे कि मोदी को हराना है इसीलिए ममता को साथ लेना है? क्या केजरीवाल के साथ पंजाब में कांग्रेस छोड़ देगा केजरीवाल को, अलायंस करेंगे? क्या दिल्ली में 7 सीट में अभी पैन इंडियन पार्टी है ना कांग्रेस, जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं, पार्टी नेशनल पार्टी, तो केजरीवाल जी की भी है। तो नीतीश कुमार जी ये जो अभी ममता जी से मीटिंग किए हैं, बाकी सब लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्रतिपक्ष का फॉर्मूला, मैं तथ्य दे रहा हूं, फॉर्मूला है कि कांग्रेस अगर अहंकार, फ्यूडल माइंडसेट, जमींदारी माइंडसेट छोड़ के, जो कांग्रेस में दो सोच पचमारी से सुन रहा हूं कि क्षेत्रीय दल के साथ जाना है या पैन इंडियन होना है, तो ये नीतीश जी का और ये प्रतिपक्ष का फॉर्मूला है कि 6 स्टेट कांग्रेस छोड़ दे। कर्नाटक का बहुत अच्छा है, यहाँ कोई ममता भी नहीं है, नीतीश जी भी नहीं है, लेकिन यूपी में अखिलेश के लिए क्या कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार होगा? या कांग्रेस भी पैन इंडियन पार्टी है, यूपी में नहीं लड़ेंगे? हाँ, तो बताइए। तो नहीं, अखिलेश के लिए आप यूपी छोड़ेंगे? मैं उसका जवाब, यूपी बिहार है जी, मैं पंजाब है, दिल्ली है, तेलंगाना है। नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्हीं का उत्तर देता हूं। 180 ऐसे सीटें जयंतो जी जिस डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच में, 101 फाइट, ये 180 सीट तय करेगी कि अगली सरकार में कौन आएगा। ये बॉटम लाइन है। अब जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह, बिल्कुल आप वाजिब बात करें। इसके अंदर एक लार्जर फॉर्मूला होगा, जैसे कपिल सिब्बल जी ने वो किया है, सजेस्ट किया है, जहां पर आप क्षेत्रीय रीजनल उसमें आपकी लड़ाई हो, नेशनल इंटरेस्ट पे आप साथ आओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कपिल सिब्बल जी को आपने कब माना है? इसीलिए तो वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। एक मिनट, कपिल सिब्बल जी की बातें आपको लग रही है कि वो सत्य था, और कपिल सिब्बल जी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी कोई बात। राजीव प्रताप रूडी जी पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं राजीव प्रताप रूडी जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि कर्नाटक बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, ये तय है, नंबर बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव थे, लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां योगी 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 जाप हो रहा है, क्योंकि वहां हर लेवल पर यूपी में बीजेपी और योगी जीत रहे हैं। अब मैं पूछ रही हूं, ये 2023 के चुनावों का इंपैक्ट 2024 पर क्या होगा? क्या कांग्रेस उभर रही है, इससे ऑपोजिशन की जो एकता थी उस पर असर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी, केसीआर ऑपोजिशन के साथ कांग्रेस को माई बाप मानेंगे, या
ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा सिरदर्द है और बीजेपी शायद अपने सिरदर्द 24 के लिए कम से कम घटा चुकी है। देखिए जैसे कभी कभी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक तो कर्नाटक के चुनाव के पहले कांग्रेस तो मैदान छोड़ चुकी थी और हमको तो लगने लगा था कि अब भाजपा वर्सेस नीतीश कुमार है, लेकिन आज सुनाई देने लगा है कि फिर कांग्रेस आगे आ गई है और भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। तो ये असमंजस की स्थिति पूरे भारतवर्ष में चुनाव तक बना रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। अब जैसे मुझसे पूछिए तो मुझे पता ही नहीं है कि कांग्रेस से मैं पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन में बिहार में कभी लड़ा हूं, मैं लड़ा ही नहीं हूं। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक सिंबल है, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं। देश में एक बड़ी उपस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये जरूर है कि हम लोग नगर इकाई के चुनाव में, बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में हम यूपी में जीत रहे हैं, तो वहीं डबल इंजन की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, वहीं कर्नाटक में हम विफल हो गए। तो ये बात आवश्यक है। देखिए, हम नेशनल मैंडेट के साथ, नेशनल लीडरशिप के साथ, विजन के साथ, प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ हम चलते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारी भाजपा की सरकारें जहां है वो भी उसी प्लिंथ पर चले, उसी प्लेटफॉर्म पर चले, उसी स्टेट लाइन में चले। लेकिन जब रीजनलिज्म बहुत, देखिए कांग्रेस का चुनाव कर्नाटक में बड़ा रीजनल चुनाव, ये नेशनल चुनाव नहीं है, हम इस बात को फिर दोहराना चाहेंगे। और रीजनलिज्म से नेशनल पॉलिटिक्स को आप ओवरवेल्म कर दीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कतई नहीं होने वाला है। और कर्नाटक का एक लोकलाइज्ड ये चुनाव कर्नाटक का नेशनल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, चाहे वो दक्षिण कर्नाटक का हो, उत्तर कर्नाटक का हो, शहरों का हो। आप विश्लेषण देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा बिल्कुल बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो निश्चित रूप से जो मोमेंटम होना चाहिए था वो नहीं था। के साथ वो शायद एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, लेकिन वोट परसेंटेज पे ज्यादा असर नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है और ये ट्वीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कर्नाटक पर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। यूपी की पार्टी कर्नाटक पर टिप्पणी कर रही है, यूपी पर बिल्कुल खामोश। अब्बास हैदर भाई, क्या हो गया? आपके अपने गांव में दिए बुझ रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की। नाविका जी देखिए, अगर कर्नाटक के चुनावी नतीजे हम लोग देखें तो केरला से लेके हिमाचल तक और राजस्थान से लेके पश्चिम बंगाल तक ये भारतीय जनता पार्टी की हार का 20वां चुनाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे देश का मन दिखाता है कि देश की जनता किस ओर जा रही है। और अगर आप निकाय चुनाव की बात करें, जहां से आपका सवाल शुरू हुआ था, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप नगर पंचायत और नगर निगमों की, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें, तो वहां पे पोलिंग परसेंटेज और उनमें समाजवादी पार्टी एक बहुत अधिक मात्रा में जीत दर्ज कर रही है। 143 वर्सेस 236, यानी आपकी 143 है, बीजेपी की 236 है। इसमें बहुत फर्क है, लगभग 100 सीटों का फर्क है। अब इसको भी अगर आप जीत कहना चाहते हैं तो प्रभु आपकी मर्जी है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनता में भय का माहौल है, चलिए अब भय हो गया, ये उत्तर प्रदेश में भय के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और कर्नाटक में सीना चौड़ा हो गया है। नहीं, लोकतंत्र जीत गया है, संविधान खतरे में नहीं है। कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में है। हाँ, ईवीएम शानदार है। कर्नाटक में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सो वही मैं कह रही हूँ कि कहीं पे कुछ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आनंद रंगनाथ, देखिए, ये तो हम पिछले 8 साल से देखते आए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम्स काम नहीं करते, वहाँ कोर्ट्स जो हैं बीजेपी के, सारे जजेस वगैरह बीजेपी के कंट्रोल में होते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, एंटी मुस्लिम्स पूरी सोसाइटी बन जाती है। लेकिन वही लोग अगर कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो आज कर्नाटका में कोई ऐसे इशू नहीं है। मुस्लिम्स कैन ब्रीथ अगेन, हिंदुत्व लेबोरेटरी हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ सेक्युलर सैंक्चुरी, रोड्स में पॉट होल्स खत्म हो गए हैं, पानी में कोई कंटेमिनेशन नहीं है, हर जगह खुशी का माहौल है। बिल्कुल, और देश तरक्की कर रहा है। और आचार्य जी, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, जो लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, जो लोग कह रहे थे सारे इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट से लेकर ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सब बेकार हो गए थे, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर रहा था, संविधान खतरे में आ गया था, आज कम से कम कांग्रेस पार्टी सर्टिफाई कर देगी कि लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी सुरक्षित है और इंस्टीट्यूशंस भी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया महाराष्ट्र के बारे में।
तो सुप्रीम कोर्ट भी सही चल रहा है, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम भी सही चल रहे हैं, आज सर्टिफिकेट देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए नाविका जी, जो सत्ताधारी दल होता है उसके जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हमेशा से ये एक दस्तूर रहा है, वो यही कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जब इंदिरा जी थी तो विपक्ष कहता था लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी कहती थी लोकतंत्र खतरे में, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मनमोहन सिंह जी की थी तब भी बीजेपी कहती थी लोकतंत्र खतरे में। आज बीजेपी की सरकार है तो हम लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। लेकिन अगर लोकतंत्र मर गया होता, लोकतंत्र जो है की हत्या हो गई होती, तो कैसे चुनाव होते, कैसे हम लोग स्पष्ट रूप से अपनी बात रख पाते? मुझे तो नहीं लगता कि लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र मर गया होता तो हम भी मर गए होते। जब हम जिंदा हैं तो लोकतंत्र भी जिंदा है। खैर, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा नाविका जी, कि ये जो अलायंस का मसला है, ये इस पर मेरी एकदम मुख्तलिफ राय है, मेरी राय डिफरेंट है। 4, 5, 7 नेता अगर मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे जनता उनके साथ वोट करती है। हमने अखिलेश यादव जी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, 2017 में बुरी तरह हारे। हाँ, फिर अखिलेश यादव जी ने मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारे। तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि एक तरफ कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी, जो बहुत ताकतवर सशक्त कैंडिडेट है, लोकप्रिय कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पद के। तो एक देश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग है जो ये चाहता है कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक बहुत बड़ा भाग है देश की जनता का जो चाहता है किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री ना बने। तो चुनाव इन दो के बीच में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में चुनाव होता है तो अत्यधिक संभावना है कि देश में मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्रीय नेता के नेतृत्व में चुनाव होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये संभावनाएं बरकरार रहेंगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यानी कि आचार्य जी का कहना है बीजेपी चुनाव होगा, चाहे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर जितने लोग भी मिल जाएं, आप राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सहमत हैं इससे? एक प्रेसिडेंट चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में कॉन्सेंसस नहीं होता है तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला जो आप बोल रही हैं। मैंने अपनी बात सर, मेरा काम है सिंप्लीफाई करना ताकि दर्शक जो हैं ऑप्शंस जो हैं उसको समझ पाएं। तो मैं अब्बास हैदर साहब से पूछ रही हूँ। एक काम आपका एक काम और भी है कि विपक्ष में झगड़ा कराना। मत झगड़िए, आप लोग तो सन्यासी टाइप के हैं, हम लोग मत झगड़िए, हाँ। देश के सामने मिसाल बन जाइए। एक यूपीए 3 बना दीजिए ना जल्दी। अब्बास हैदर, आपके मुंह में घी शक्कर 2024 होगा। चलिए रूडी जी, 2024 के पहले होगा नहीं। रूडी जी, मैं विपक्ष के बीच में झगड़ा करा रही हूं या विपक्ष के बीच की जो दरारें हैं वो है ही इतनी गहरी कि उसमें उसको लांघते लांघते कोई भी गिर के गायब हो सकता है। शायद म्यूट पर हैं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए। एक बड़ा ही उत्साहजनक जहां हमें परिणाम उत्तर प्रदेश में मिला, वही हमें दूसरी तरफ कर्नाटक में कुछ हद तक निराशा भी मिली। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अब अभी चुनाव कर्नाटक का जो एक रीजनल चुनाव था, एक क्षेत्रीय दल के रूप में चुनाव वहां लड़ा गया, विषय केंद्रित थे स्थानीय जातीय समीकरण पर और वहां के भावनाओं पर। और आज हम विश्लेषण में उतर आए हैं और ये राष्ट्र की पार्टियां, उनको लगने लगा है कि इस जीत के बाद हम देश की राजनीति में हम आगे निकल गए, जो बिल्कुल मिथ्या है। और जिस प्रकार से विश्लेषण हो रहा है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये अपने आप में प्रमाणित करता है, और मैं इसमें कोई टिप्पणी, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये बातें सुन करके कि इतना भयंकर विरोधाभास है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक की चूक शायद इस देश को एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर के आएगा कि ये विश्लेषण जो आज प्रत्यक्ष रूप से आप नविका जी आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराज उस बात को बार बार दोहरा करके ये स्पष्ट कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के पक्ष में है कि कांग्रेस के विपक्ष में है, ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन ऐसे महानुभाव पूरे भारतवर्ष में विश्लेषण करेंगे कि अब मेरी जीत होगी कि तुम्हारी जीत होगी, आपकी जीत होगी कि जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी, कि ममता की जीत होगी, कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, कि कांग्रेस की होगी। और देश के लोग ये सब चीज सुनते रहते हैं, उनको ऐसा है। तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन निश्चित है। और इस विरोधाभास में नविका जी आप कुछ भी बोल सकती हैं, हम तो बस इनकी बातें सुन रहे हैं। और आप पर आरोप लग रहा है कि आप ये डिस्प्यूट पैदा कर रही हैं, पता नहीं कितना सही कर रही हैं, गलत कर रही है, या आप ही उनका उत्तर दें।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि देश आज एक सुरक्षित वातावरण में एक अच्छे मैंडेट के साथ, एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ चल रहा है, और इनके विरोधाभास प्रत्यक्ष है, उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो मैं अब स्टूडियो में बस जल्दी 10-10 सेकंड में जानना चाहती हूँ, मैं डीके शिव कुमार क्या कह रहे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನೀಚಳವಾದಂತ ಬಹುಮತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ कि जनता को धन्यवाद दे रहे हैं कि कांग्रेस में विश्वास जताया कर्नाटक की जनता ने. मैं जल्दी से 10-10 सेकंड में पूछना चाहती हूं, एडवांटेज मोदी या एडवांटेज कांग्रेस 2024 के लिए? एडवांटेज मोदी. स्मिता जी. I can't really say कि एडवांटेज मोदी की कांग्रेस, बिकॉज आई थिंक कि एडवांटेज कांग्रेस की, हाँ, थर्ड फ्रंट अगर उभर रहा था तो उसको क्रश कर दिया है कांग्रेस ने, और अब वो इट्स 1-on-1 बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी. एडवांटेज मोदी और एडवांटेज कांग्रेस. एडवांटेज इंडिया, लोकतंत्र मजबूत है और अच्छा विपक्ष देश के लिए अच्छा है. जैसे ही आप आते हैं लोकतंत्र मजबूत हो जाता है. हमेशा. मैंने कभी आपके शो पे कहा डेमोक्रेसी बढ़ गया? मैंने कब कहा आपके शो पे? एडवांटेज मोदी, एडवांटेज कांग्रेस. स्ट्रॉन्ग कांग्रेस इज गुड फॉर मोदी. गुड फॉर मोदी. इसी मुद्दे पर हम ये शो यहाँ खत्म करते हैं. मेरे सहयोगी दिनेश जी आ रहे हैं अब स्टूडियो में, हैंड ओवर करूंगी उनको, और आचार्य जी, रूडी जी और तमाम पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. अब्बास हैदर और लगानी जी, नमस्कार. लेती हूँ आपसे इजाजत. लेकिन